जी हाँ, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सत्यार्थ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस एसएससी एमटीएस के नए पैटर्न के साथ में आप लोगों के सामने बहुत सारी नई चुनौतियाँ हैं। इस पैटर्न में आपके लिए रीजनिंग और मैथ जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वालिफाइंग कर दिए गए हैं, लेकिन वहीं पर आपका जो इंग्लिश और जीएस है जो आपकी मेरिट बनाने का काम करेगा। तो अब ऐसे में आपका करना क्या है, कैसे आपकी नई स्ट्रेटजी हो, कैसे आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर अब इस हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि एसएससी के जो एमटीएस के प्रीवियस इसके पेपर है, इसमें जीएस के सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और यहाँ पर प्रीवियस इस क्वेश्चन को जो भी 45 सेट्स हैं, उनमें से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपको तैयारी करनी है, कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए। चलिए चालू करते हैं आपकी पहली क्लास को, ठीक है? तो यहाँ पर आपका एसएससी एमटीएस का जो हमारा लास्ट ईयर 2022 के पेपर थे, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे शुरुआत में पहला क्वेश्चन है आपका कि पंडित शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्ययंत्र से जुड़ा हुआ है? पंडित शिव कुमार शर्मा सभी जानते हैं, बहुत फेमस है। सितार, नादस्वरम, संतूर और ढोलक। अब इसमें मेरी समझ से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए किससे संबंधित है, संतूर से। ये संतूर एक वाद्य यंत्र है, उससे संबंधित है कौन? आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। अगर पंडित शिव कुमार शर्मा की बात हो ही रही है तो चलिए इनको देख लेते हैं। इनका जन्म 1938 में हुआ था, 1938 में हुआ था। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हुआ था। 1938 में इनका जन्म कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में हुआ था। और अगर पंडित शिव कुमार शर्मा की बात की जाए तो यहाँ पर ये लास्ट ईयर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर आपका 10 मई को 10 मई 2022 को इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। इसलिए ये चर्चा में थे करंट में आपके कि ये कौन सी बड़ी शख्सियत थी जिनका निधन हुआ था। तो 10 मई 2022 को क्या होता है? इनका निधन होता है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। तो यहाँ पर ये खास है। अब अगर पंडित शिव कुमार शर्मा जी की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर ये आपके फेमस है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है? यहाँ पर इनकी बुक थी जर्नी विद अ 100 स्ट्रिंग्स, ठीक है? तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स, माई लाइफ इन ए म्यूजिक, ठीक है? यहाँ पर किताब का नाम था, ऐसा आगे सब टाइटल था, माई लाइफ इन म्यूजिक, ठीक है? तो ये किसकी आपकी किताब थी? आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जी की आत्मकथा है। तो कल को आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स की किताब है पंडित शिव कुमार शर्मा जी की। 100 स्ट्रिंग से मतलब क्या होता है? जो संतूर होता है उसमें आपके 100 तारों का संयोजन होता है, तो इसीलिए उसको आपका 100 स्ट्रिंग का आपका वाद्य यंत्र बोलते हैं। तो कोई एग्जाम में आपके एसएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न से किस वाद्य यंत्र में 100 तार होते हैं, ऐसे टाइप से क्वेश्चन भी अगर हो तो आपको याद रखना कौन सा होगा? संतूर। संतूर को आम जनमानस तक ले जाना, उसको लोकप्रिय बनाना, इसका श्रेय जाता है पंडित शिव कुमार शर्मा जी को ही जाता है। अब ये जो इनके आपके कार्य थे पंडित शिव कुमार शर्मा जी के लिए, इसके लिए आपको इनको इनके अचीवमेंट्स के लिए कुछ आपके पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे 1986 1986 में इनको क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है? 1986 में क्या मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और उसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो 1994 में इनको भारत का तीसरा सर्वोच्च आपका, ठीक है, चौथा सर्वोच्च आपका पद्म श्री पुरस्कार मिला। उसके बाद में 2001 में कौन सा मिला? पद्म विभूषण मिला। तो ये सर्वोच्च पुरस्कार भी इनको आपके मिले हुए हैं। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा जी। अगर इनकी बात होती है तो ये करंट में इसमें चर्चा में थे, क्योंकि इनका 10 मई 2022 को निधन हुआ था। आपको पता है इनकी ये जर्नी विद 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन अ म्यूजिक, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिएगा। और हाँ, सभी विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है, पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। यही नोट्स आपके अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशंस होंगे, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी काम आ जाती हैं। तो आपको केवल यूट्यूब से पढ़ना ही नहीं है कि यूट्यूब को आपने पढ़ा, सुना, वीडियो स्किप कर गया। आप एक टाइम के बाद में चीज़ें भूल जाते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि हर चीज़ का नोट्स बना लें। बाकी इस क्लास का पीडीएफ आपको ज्ञान सागर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में विलेय है, अघुलनशील है? यहाँ पूछा अघुलनशील जो नहीं घुलेगा। सबको पता है दूध, चीनी और नमक पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं। घुलता कौन नहीं है? यहाँ पर आपका चाक पाउडर। कौन नहीं घुलता है? चाक पाउडर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका 3 टर्म हमें पढ़ने हैं, ठीक है? एक होता है विलेय,
एक होता है आपका विलायक और एक होता है हमारा आपका कौन सा विलयन। ठीक, तो यहाँ पर आपकी ये 3 चीजें हमें पढ़नी होती हैं, विलेय, विलायक और विलयन। होता क्या है विलेय वो पदार्थ होता है जिसको घोला जाता है किसी भी द्रव में। ठीक है, जो द्रव जिसमें आपके घोला जाएगा वो कहलाएगा विलायक, जिस पदार्थ को घोला जाएगा वो विलेय, और उससे बनने वाला जो आपका उत्पाद है वो हमारा आपका क्या है, सॉल्वेंट है। अगर मान लीजिएगा जल में आपका पानी में, ठीक है, अगर आपका पानी में क्या कर दीजिएगा, चीनी घोल दीजिएगा, तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होने वाला हमारा आपका जो शरबत होगा वो क्या है, एक प्रकार का विलयन है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछे जाते हैं कि विलेय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं या विलयन क्या होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया था? अब देखिएगा यहाँ पर क्या जिक्र आ रहा है, नाम का वन हेल्थ आ रहा है, तो हेल्थ का नाम लेते ही दिमाग में सीधी सी बात है पहले स्वास्थ्य मंत्रालय या उससे संबंधित कोई मंत्रालय के दिमाग में पहले आता है। चलिए देखते हैं, उपभोक्ता मामले विभाग, वाणिज्य विभाग, औषधि विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग। तो यहाँ पर आपके दिमाग में नॉर्मली औषधि विभाग आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को चीजें समझनी है। औषधि विभाग नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है पशुपालन और डेयरी विभाग। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये जो आपका डिपार्टमेंट है, पशुपालन विभाग है, डेयरी विभाग, ये आपका एक प्रोग्राम चालू करता है वन हेल्थ। ये लास्ट ईयर करंट का क्वेश्चन था। करंट में क्या हुआ था, ये जो आपका वन हेल्थ आपकी योजना थी, ठीक है, ये वन हेल्थ परियोजना, इसका ट्रायल चालू हुआ था। ठीक है, ये वन हेल्थ का परियोजना का ट्रायल कहाँ पे चालू हुआ था, भारत के उत्तराखंड राज्य से चालू हुआ था, इसलिए चर्चा में थी। अब ये एक वैश्विक पहल है जो आपका FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, WAH वर्ल्ड एनिमल हेल्थ, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये इतने संस्थानों के सहयोग से चल रही है। ठीक है, ये इतने संस्थान इसमें शामिल है और इनके साथ में भारत का कौन सा विभाग शामिल है, पशुपालन और डेयरी विभाग, जिसके आपके मंत्री आप सभी को पता है कौन है, गिरिराज सिंह। ठीक है, तो आपके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है वो किसके प्रमुख हैं, आपके पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। ठीक, तो याद रखिएगा करंट का क्वेश्चन था, अच्छे से पूछा गया आपका अप्रैल 2022 में। देखिएगा यहाँ पर आपका अप्रैल 2022 का जिक्र हो रहा है, तो चलिए, तो समझना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे आते हैं। लेकिन उनसे क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा होगा जो आर्टिफिशियल फॉर्म में है या ह्यूमन मेड है। ठीक है, कृत्रिम का मतलब होता है जो आपका ह्यूमन मेड हो, बाकी आपका दूसरा होगा जो नेचुरल कंडीशन में होता है। अगर हम देखें जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये नेचुरली डेवलप्ड होते हैं, झील होती हैं या तो नेचुरल हो सकती है या तो ह्यूमन मेड हो सकती हैं, जो आपके पॉन्ड्स होंगे, तालाब होंगे, वो भी नेचुरल होंगे या तो ह्यूमन मेड होंगे। लेकिन जो बगीचा होता है, जो हम लोगों के घरों में बगीचे होते हैं, ये प्राकृतिक ना होकर कैसे होते हैं, पूर्णतः आपके मानव निर्मित होंगे, कृत्रिम होंगे। और इन बगीचों की ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन बगीचों में एक और बात होती है, बगीचों में होता क्या है कि यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं इनके रहने के लिए और भोजन के लिए आदर्श पारिस्थितिकी की दशाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर जीव जंतु हो जाएंगे, जीव जंतुओं के साथ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपकी जो वनस्पति होगी उसकी भी उपलब्धता होगी। तो इस केस में जीव जंतु वनस्पति दोनों की उपलब्धता की वजह से ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा, क्या, बगीचा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात लगभग पूछा है। ठीक है, तो लगभग में आपका 1000 पुरुषों पर आपका महिलाओं की संख्या पूछी गई है, 940, 560, 480, 320। तो ऐसे केस में यहाँ पर महिलाओं की संख्या बात करें तो हमें पता है भारत में जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है, 943। कितना है, 943, यानी 1000 पुरुषों पर भारत में महिलाओं की संख्या कितनी है, 943। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 943 है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, महिलाओं की संख्या की, तो यहाँ पर ये जो हमारा 943 का रेशियो 2011 की जनगणना में है। 2011 में हमारे यहाँ पे कितने आपके 1000 पुरुषों पर 943, अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है। इसके पहले हमारा आपका क्या था, 2001 की जनगणना हुई थी। 2001 की जनगणना में आपके पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 933 थी, यानी कितने की ग्रोथ हुई है, 10 की ग्रोथ हुई है, ये भी पूछ लेते हैं पिछली जनगणना से भी आपका। तो पिछली जनगणना में 933 थी और आपकी कितनी हो गई, 943 हो गई। अगर हमसे पूछें आपका सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, सबसे ज्यादा
प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है, जो आपका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो आपका ये आपका कौन सा राज्य में है? सबको पता है कहाँ पर है, केरल में, ठीक है। राज्य कौन सा है? केरल। केरल में 1084 महिलाएं हैं प्रति हजार पुरुषों पर, यानी जो आपकी महिलाओं की संख्या है वो केरल में क्या है, सबसे ज्यादा है आपका। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर हमसे पूछे राज्य, तो राज्य हमारा आपका क्या होगा, केरल होगा। लेकिन हमसे अगर आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले, ठीक है, यूटी के बारे में पूछ ले कि किस यूटी में सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो हमको आपका आंसर देना है क्या, पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी याद रखिएगा। पुदुचेरी में जो लिंगानुपात है वो आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। कितना है, 1037, यानी प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1037। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और यूटी आपकी पुदुचेरी है। अगर वहीं पे बात करें, ये सर्वाधिक लिंगानुपात था। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम लिंगानुपात, ठीक है, सबसे कम आपका लिंगानुपात वाला राज्य, ठीक, तो सभी को पता होगा इसका आंसर, ये आपका कौन सा है, हरियाणा है, ठीक है। कौन सा राज्य है, हरियाणा। हरियाणा में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 879 है, ठीक है। तो ये आपका काफी कम रेशियो है। आपका भारत के कई राज्यों में से सबसे कम आपका किसका है, हरियाणा का है, 879 है। और वहीं पर अगर आपके बात करें, ये आपका क्या था, राज्य है। अगर हमसे पूछें यूटी के बारे में, तो वो कौन होती है, दमन और दीव। दमन और दीव यूटी के मामले में हरियाणा से बुरी आपकी पोजीशन रखती है, और इसका आपका स्थान कौन सा, आपका 618। तो जो दमन और दीव का आपका जो सेक्स रेशियो है वो क्या है, सबसे खराब है देश में। वहाँ पे कितना आपका 618 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आपके ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात है, आप 933 से बढ़कर 943 हो चुके हैं, ठीक। और अभी आपका जो अगला आंकड़े आएंगे उस पर हम लोग नया पढ़ेंगे। चलिए नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निकटतम कौन सी ट्रेन सबसे तेज है, ट्रायल रन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको नाम से ही आप जान जाओगे, हावड़ा राजधानी, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है 3, या हावड़ा रांची। तो यहाँ पर हमारे आपकी कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कौन सी आपकी ट्रेन 18। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेन 18 है, इसका ट्रायल हुआ था कोटा राजस्थान से इसके बीच में सवाई माधोपुर के बीच में, ठीक है। तो कोटा राजस्थान से सवाई माधोपुर के बीच में इसका ट्रायल हुआ था, जिसमें इस ट्रेन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड को आपका पाया है। इसलिए आपकी सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाली ट्रायल रिकॉर्डिंग ट्रेन बन जाती है। इसके पहले एक ट्रेन और थी, उसका नाम था आपका कौन सा, गतिमान एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली आपकी ट्रेन थी, ठीक है। इसके पहले कौन सी थी, गतिमान एक्सप्रेस थी। अभी कौन हमारी आपकी वंदे भारत है, ठीक। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये आंसर। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना चालू की गई थी, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, प्रगाढ़ दुर्दशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी से। देखो यहाँ पर सरकार द्वारा क्या किया गया था, आप सबको पता, आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, बीपीएल। बीपीएल मतलब आपका बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर सरकार क्या करती है, बीपीएल कार्ड जारी करती है। सुना होगा हम लोगों को, यहाँ पे जो राशन प्रणाली है उसमें पीला कार्ड, लाल कार्ड, सफेद कार्ड, ऐसे कार्ड बनते हैं। तो वो आपकी आय के आधार पर बनाए जाते हैं कि सरकार आपको किस हिसाब से सुविधा दे। तो यहाँ पर जो बीपीएल कार्ड आपकी जारी करते हुए बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए क्या किया गया, एक अंत्योदय अन्न योजना चालू की गई। ये योजना चालू की गई थी कब, आपका 25 दिसंबर वर्ष 2000 को। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। उस समय पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनके समय आपकी ये योजना चालू की गई थी, अंत्योदय अन्न योजना। अब यहाँ पर अंत्योदय अन्न योजना में होता क्या है, बात समझिएगा। इसके अंतर्गत में सस्ती कीमत पर खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान था। गेहूं 2 रुपए किलो आपका, ठीक है, 2 रुपए पर किलो। और चावल को आपका 3 रुपए पर किलो आपके दिए जाने का क्या था, प्रावधान था। यानी 1 किलो चावल 3 रुपए में, 2 किलो और गेहूं 2 रुपए किलो में दिए जाने का प्रावधान था। और प्रत्येक परिवार को महीने में कितना, 35 किलो खाद्यान्न दिए जाने का प्रावधान था। तो इसलिए आपकी कौन सी योजना चालू की गई थी, अंत्योदय अन्न योजना। कमेंट करके मुझे उस योजना का नाम बताइएगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्तमान में संचालित है, जो कोविड के समय चालू की गई थी, जिसके अंतर्गत में सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है कि जो खाद्यान्न है वो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है नागरिकों को। तो उस योजना का नाम कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, लेकिन तो किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम
यानी आपका वो स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला आपसे पूछ रहे हैं किसको जाना जाता है, क्योंकि फरवरी 2022 में निधन हुआ था। तो यहाँ पर आपके लता मंगेशकर जी हैं, इनका 6 फरवरी 2022 को क्या हो गया था, आपका निधन हो गया था लता मंगेशकर जी का। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इनका निधन कब होता है, 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन होता है। ठीक, इन्हें क्या बुलाते हैं, भारत की स्वर कोकिला बुलाते हैं। ठीक है, भारत की स्वर कोकिला बुलाते हैं आपका, तो इनका निधन होता है। और यहीं पर आपका देखो, ये आपका लता मंगेशकर जी और खास है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा, भारत रत्न, ये कब मिला, ये मिलता है आपका 2001 में। तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न पूछ लिया जाता है, वो कब मिलता है, 2001 में मिलता है। सरोजिनी नायडू को आप यहाँ पर जानते हैं, सरोजिनी नायडू हमारी आपकी क्या थी, पहली राज्यपाल थी, पहली हमारी आपकी क्या थी, गवर्नर थी किसी भी प्रांत की। और ये आपके कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, आपके सरोजिनी नायडू। ठीक, और ये कब अध्यक्ष बनती है, ये बनती है 1925 में। कांग्रेस का कानपुर का जो अधिवेशन होता है, कानपुर सेशन में आपके अध्यक्ष कौन बनती है, सरोजिनी नायडू बनती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो आपके 1917 में कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट पहली आपकी महिला है, और ये आपकी बनती है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे फर्स्ट फीमेल आपसे, तो आप किसको करिएगा, एनी बेसेंट को। फर्स्ट इंडियन फीमेल करिएगा तो किसको करिएगा, सरोजिनी नायडू को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया। धर्म का प्रचार मतलब उपदेश दिया। तो यहाँ पर आपका बोध गया, बराबर गुफा, कुशीनगर और सारनाथ। सबको पता है इन्होंने अपना पहला आपका उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया। सारनाथ का दूसरा नाम होता है आपका, कभी कभी एग्जाम में आपको मिल जाएगा, नहीं पता होगा, मृगदाव, या आपका ऋषि पतनम। ठीक है, वाराणसी में आपका सारनाथ पड़ता है, राशि के थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो वहां पर आपका ऋषि पत्तनम के नाम से सारनाथ को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऋषियों के केंद्र था, जहाँ पर ऋषि मुनि जो होते थे तपस्या ध्यान वगैरह किया करते थे, तो इसलिए इसको ऋषियों का केंद्र बोला गया है। तो सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, इस घटना को बोला गया कि आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, इसको क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। कुशीनगर में जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, तो यहाँ पे इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो इस आपकी घटना को बोला गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये महापरिनिर्वाण घटना है। बोध गया जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो ये घटना क्या कहलाती है आपकी, ये घटना कहलाती है आपकी संबोधि कहलाती है। और अंतिम में इनकी एक घटना और होती है जो किसकी है, ग्रह त्याग की। ठीक है, इनकी ग्रह त्याग की घटना। तो ये जो ग्रह त्याग की घटना है, इसको बोला जाता है आपका महाभिनिष्क्रमण। तो ग्रह त्याग की घटना क्या कहला रही है, महाभिनिष्क्रमण कहला रही है। ज्ञान प्राप्ति संबोधि, मृत्यु महापरिनिर्वाण, और पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। ये इनके जीवन की 4 इंपॉर्टेंट क्रियाएं होती हैं जो पूछी जाती है आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। यहाँ पे बेकिंग सोडा को हम लोग आपका क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, आपका जो हम लोग के घरों में इस्तेमाल होता है, खाने वाला सोडा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ये जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग आपका बुलाते हैं कि आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। और ये जो बेकिंग सोडा होता है, स्वभाव में कैसा होता है, आपका क्षारीय होता है, बेसिक होता है नेचर का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो खाने वाला सोडा स्वभाव में कैसा है, आपका क्षारीय है, वह आपका। ठीक,
और यहाँ पर एक आपका टर्म और देख कर रखा हुआ है Na2CO3, दोनों को देख लेते हैं। ये जो हमारा आपका होता है Na2CO3 10H2O, इसको हम लोग आपका जानते हैं किसके नाम से, धावन सोडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, धावन सोडा। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और धावन सोडा यानी Na2CO3 हो गया, इसको हम लोग बुलाते हैं सोडियम कार्बोनेट बुलाते हैं। यहाँ पर ये आपका केवल किसके रूप में होगा, सोडियम कार्बोनेट के रूप में होगा। और वहीं पर अगर बात करते हैं किसकी, बेकिंग सोडा की, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप इतने से इतने ही लेंगे, राज्यों के अलग अलग होते हैं। जैसे आपका क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपका, एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ सालों पहले आपका अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया था और वो आपका 1 जनवरी से लेकर आपका बना दिया गया था कब का, 21 दिसंबर तक का। तो यहाँ पर लेकिन अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में पूछे कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा आपका सरकार द्वारा जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी के माह में एक सेशन चालू किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आपका बजट सत्र बोलते हैं। सरकार इसमें क्या करती है, वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है उसको रखती है सदन के सामने और उसके आधार पर आपके अपकमिंग ईयर के लिए आपका एक बजट पेश करती है। उस बजट का पेश होना, पास होना, सारी प्रक्रियाओं का लागू होना और उसके बाद में क्या होना कि उसके बाद फंड रिलीज करते करते अप्रैल आ जाता है। तो इसलिए आपका 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च का समय किसके लिए होता है, बजट के लिए आपका, सॉरी फाइनेंशियल ईयर होता है। बजट की बात करते हैं, संविधान में आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में बजट बोलते हैं। आर्टिकल 112 में होता है। आर्टिकल 113 में जो आपकी ग्रांट्स होती है आपके उनका उल्लेख है, यानी किसका उल्लेख है, अनुदान की मांग का। और उसके अलावा फिर आता है आपका कौन सा, आर्टिकल 114 आता है। इस आर्टिकल 114 में क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक टर्म इस्तेमाल होता है, विनियोग विधेयक। और जब तक विनियोग विधेयक नहीं पारित होगा तब तक बजट कभी भी पारित नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अगला है, सैम आग्नेय चट्टान का उदाहरण की चर्चा करता है, या निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो सैम से आपका चर्चा कर रहा है किसकी, आग्नेय चट्टानों की। कौन सी होगी, संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर या बेसाल्ट की चट्टानें। तो देखो आग्नेय चट्टानें जो होती है आपकी इग्निशियस रॉक्स, ये पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाली चट्टानें हैं, ठीक है, ये सबसे पहले निर्मित है और इनमें जो जीवाश्म यानी फॉसिल्स होंगे वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन आग्नेय को टूट कर उनके अवसादों पर परत दर परत बनने वाली चट्टानों को हम लोग आपका अवसादी चट्टानें बोलते हैं। और इनमें परत दर परत निर्माण होने की वजह से इसमें जीवाश्म या जो फॉसिल्स होते हैं वो आपके उपस्थित होते हैं। आग्नेय और अवसादी इन दोनों के टूटने से एक नई चट्टान बन जाती है, जिसको हम लोग आपका रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नई चट्टान बनेगी रूपांतरित आग्नेय और अवसादी के टूटने से। अगर सबसे पुरानी पूछेंगे कौन सी, आग्नेय। अच्छा, सबसे पुरानी की बात करते हैं जो पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में थी, तो जमीन के अंदर जो ज्वालामुखी का लावा, मैग्मा ऐसी कंडीशन से जो चट्टानें बनती हैं, उन चट्टानों को हम लोग आपका बुलाते हैं बेसाल्ट चट्टानें बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बेसाल्ट। तो आग्नेय चट्टान यहाँ पे बेसाल्ट है। संगमरमर कैसी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, ठीक, ऐसी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, जिसका निर्माण चूना पत्थर के आपके बदलने से हुआ। और चूना पत्थर आपका क्या है, आपका एक अवसादी चट्टान के रूप में आपका होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता। यहाँ पर 2018 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप की बात करते हैं। ये FIH 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भारत में हुआ था। भारत में आपका कहाँ पर हुआ था, ये भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पर, भारत के भुवनेश्वर में हुआ था। और इस बार का भी हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा, भुवनेश्वर में हो रहा है 2023 का। 2023 का भी हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हो रहा है, भारत में हो रहा है, भुवनेश्वर में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का किसने जीता था, बेल्जियम ने जीता था। किसको हरा के, नीदरलैंड को हरा के जीता था। और अभी 2 दिन पहले की बात है, भारत भी क्या हुआ आपका, न्यूजीलैंड से पेनाल्टी शूट आउट में क्या हो गया आपका, हार कर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो भारत के लिए काफी निराशाजनक था। हम लोग 5-4 के अंतर से क्या हो गए, पेनाल्टी शूट आउट में आपके हार के बाहर हो गए। तो ये अभी भारत में भी वर्ल्ड कप चल रहा है, कहाँ पर, 13 से आपका चला चालू हुआ था आपका, कहाँ पर, आपका भुवनेश्वर में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 86 ने किसकी उपाधि धारण की। नूर अल दीन, नूर महल, जिले इलाही और जहांपना।
उष्णोपाधार की थी किसकी, जिले इलाही की। अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, बलबन की। बलबन देखो खास है वो गुलाम वंश के शासकों में हमें आपका अगर पढ़ना होता कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना होता, रजिया सुल्तान को पढ़ना होता, इल्तुतमिश को पढ़ना होता, बलबन को। ये 4 ऐसे मेन शासक हैं जो आपके कायदे से पढ़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़े जाते लेकिन इन पे ध्यान ज़्यादा देना होता है। तो बात हो रही किसकी, बलबन की। बलबन जो था इसने अपने दरबार में एक प्रथा चालू की थी, सिजदा और पाबोस प्रथा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों याद रखिएगा, सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रचलन करने वाला इंसान कौन था, बलबन था। और इसने क्या किया, एक नीति चालू की थी, लौह व रक्त की नीति। ठीक है, कौन सा, लौह और रक्त की नीति। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने क्या किया, उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को नियंत्रित किया, किस पर, राजा के शासन पे, क्योंकि वो खुद को आपका भगवान की या ईश्वर की छाया के रूप में मानता था। तो ऐसे में वो इंटरफेरेंस आपके नहीं स्वीकार करता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका बलबन था। बलबन एक और चीज है, बलबन पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने नए किले बनाने की अपेक्षा आपका नए किले बनाने पर जोर दिया। उसने पश्चिमी सीमा को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए पश्चिमी सीमा पर आपकी किलेबंदी कराई, कई सारे किलों का निर्माण कराया। यहाँ पर याद रखिएगा आपका कौन है, आपका बलबन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापकता का सिद्धांत या व्यापक के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पर सबको पता है कौन है, डलहौजी है। हम लोग लॉर्ड तो नहीं मानेंगे, लॉर्ड गलत लिखा है, यहाँ पे कौन है, डलहौजी है। ठीक है, डलहौजी ने व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लागू किया था, जिसके अंतर्गत में भारतीय राज्य रजवाड़ों पर कुशासन का आरोप लगाकर, उत्तराधिकारी न होने का आरोप लगाकर उनके राज्यों को हड़प लिया जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस राज्य को हड़पा गया, तो सर्वप्रथम आपका सतारा था, जिसको 1858 में डलहौजी द्वारा हड़प लिया गया था। सर्वप्रथम हड़पा गया राज्य कौन था, आपका सतारा था। अगर पूछे आपका अवध को कब हड़पा गया, तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, जिन्हें आपका 1856 में गद्दी से हटाकर अवध को भी क्या कर लिया गया था, हड़प लिया गया था। तो यहाँ पर आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसकी, आपकी डलहौजी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर 1846 में आपका क्या होता है, एक संधि होती है। क्या होता है, यहाँ पर एक आपका युद्ध होता है, आंग्ल सिख युद्ध होता है। इस आंग्ल सिख, दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, प्रथम और द्वितीय। इनमें दोनों तरफ से आपका, दोनों युद्धों में सिख वर्ग के प्रतिनिधि, सिख साम्राज्य के उस समय शासकों के रूप में महाराजा कौन होते हैं, आपके दिलीप सिंह होते हैं। दिलीप सिंह जो होते हैं अल्पवयस्क होते हैं। तो ऐसे में इनकी जो माता होती हैं, दिलीप सिंह की माता आपकी कौन, महारानी जिंदन, ये क्या करती हैं, शासन करती हैं। ठीक है, तो दिलीप सिंह और जिंदन होते हैं। और यहाँ पर आपका था कि ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में आपके संधि पर हस्ताक्षर हुए। यहाँ पर कौन थे, आपके दिलीप सिंह थे। याद करिएगा कौन है, आपके दिलीप सिंह है। और इन्हीं दिलीप सिंह के बारे में एक और बात है, ये आपके क्या है, अंतिम सिख शासक है, क्योंकि इसके बाद में सिख साम्राज्य को हड़प लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और इनको भेज दिया गया था दिलीप सिंह को लंदन पढ़ाई करने। वहीं पर जाकर इन्होंने क्या कर लिया था, ईसाई धर्म भी ग्रहण कर लिया था। ये वही दिलीप सिंह है जिन्होंने आपका कोहिनूर हीरा किसको सौंप दिया था, ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। अगर रेगिस्तान में बहने वाली नदी की बात करें तो हमारे यहाँ की कौन सी नदी है, लूनी नदी। देखो कोसी नदी कहाँ बहती है, बिहार में, और ये कहाँ का शोक है, बिहार का शोक भी है। सभी जानते हैं अपने मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है, ना कि अपने बाढ़ के लिए फेमस है। ठीक है, बनास ये राजस्थान की नदी है। ठीक है, बेतवा ये आपकी जो एमपी रीजन में, एमपी यूपी रीजन में बहने वाली नदी है आपकी। लूनी नदी जो कहाँ की नदी है, राजस्थान की नदी है लूनी नदी। अगर बात करें तो लूनी नदी की आपकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये भी देख लीजिएगा, सूखड़ी, मीथड़ी, नीलड़ी, जवाई और सुरसती। ठीक है, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उत्पत्ति होती है इसकी नाग पर्वत से, जो पड़ता है अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। लूनी नदी अपने मार्ग में एक झील से होकर जाती है। झील का नाम क्या है आपका, सांभर झील। ठीक है, कौन सी झील से होकर जाती है, सांभर झील से। तो ऐसे में इसके प्रारंभिक भाग का पानी मीठा है और अंतिम भाग का पानी कैसा है, खारा है। एक बार पीसीएस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी ऐसी होती है जो अपने प्रवाह के प्रारंभिक भाग में खारे पानी की और बाद में कैसी होती है, मीठे पानी की होती है, लूनी नदी। यहाँ पर देखो अब क्वेश्चन आ गया कि आपका कौन सा राज्य वर्ष 2023 के FIH हॉकी वर्ल्ड कप। अभी जैसे ही मैंने इसका जिक्र किया, कहाँ पे होगा, आपका उड़ीसा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है, उस कलिंगा स्टेडियम में होगा।
ठीक है, तो इसका आंसर आपको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बस लास्ट ईयर लिखी गई थी, करंट की किताब है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे कम्युनिस्ट आपका वर्ड आ जाए, कम्युनलिज्म, यहाँ पर आपके भारत में जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, वामपंथी पार्टी है, उसके आपके सचिव कौन है? आपके सेक्रेटरी सीताराम येचुरी। तो यहाँ पर आपका मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिस्ट के लेखक कौन है? आपके कौन? सीताराम येचुरी है। ठीक है, बाकी चलिए आगे देखते हैं। ओडिसी नृत्य शैली सबको पता है कहाँ से होगी? आपकी उड़ीसा से होगी। इसमें मुझे आपका डिस्क्राइब करना ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, आगे देखिएगा, किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? देखिएगा यहाँ पर हमारा आपका दो, आपका जो विधान, अगर बात करें किसकी, विधानमंडल की बात कर ले, तो विधानमंडल जैसे केंद्र में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की मिलने से बनती है। विधानमंडल भी आपका 3 भागों में बांटता है। एक जो आपका क्या होता है, राज्य की विधायिका जो होगी राज्यपाल के मिलने से बनती है। उसके अलावा फिर हमारा आपका उच्च सदन के रूप में विधान परिषद होगा, और निम्न सदन के रूप में क्या होगा? आपका विधानसभा होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने राज्यों में आपके कौन से राज्य में आपके विधान में 2 सदन है? हम देख लें तो हमारा आपका जो पहले आपका जम्मू कश्मीर यूटी हुआ करता था, यहाँ भी आपकी द्विसदनीय व्यवस्था थी, लेकिन अभी आपकी व्यवस्था बदल दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपका, ठीक, यहाँ पर एक व्यवस्था हो गई। और अगर देखा जाए तो यूपी और यूपी के बगल में आपको बिहार, यहाँ कैसी व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है। नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बगल में आपका तेलंगाना, तेलंगाना के नीचे हमारा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। ये हमारे इतने राज्य हैं जहाँ पर कैसे द्विसदनीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में कैसी व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था है। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य है? कर्तव्य आपके जो नागरिकों के लिए है कितने? आपके 11 है। ये मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे? 10 थे, और बाद में कितने हो गए? 11 हो गए। अब ये 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1900 आपका 76। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 से क्या किया गया? नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 10, जो हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से लिए हैं। किसके कहने पर लिए हैं? तो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर लिए हैं। और यहाँ पर नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे प्रारंभ में। बाद में क्या हुआ? 11वां आपका जो मौलिक कर्तव्य होता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें प्रत्येक माता पिता और अभिभावक क्या करता है? वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल किसकी राजधानी थी? यहाँ पर ऐहोल चोल, चालुक्य, पहलव और पांड्य ऐसे दिया हुआ है। तो जो आपकी ऐहोल की आपकी जो आपकी राजधानी किसकी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। अगर बात करते हैं किसकी? ऐहोल की, तो यहाँ पर आपको एक आपका एक अभिलेख मिलेगा, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। कौन सा? ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख, याद कर लीजिएगा। और इस ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में चालुक्य साम्राज्य के सबसे जो महान राजा थे, कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है, और इन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया है, ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है? आपका ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। तो ऐहोल किसकी राजधानी हो गई? आपके चालुक्यों की राजधानी हो गई। कोणार्क नव उत्सव, ऑब्वियसली आपको पता है, जो कोणार्क मंदिर है, ये सूर्य मंदिर, ठीक है, कहाँ का है? आपका सूर्य मंदिर है, जो कहाँ पर? आपका उड़ीसा राज्य में है। तो उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? उड़ीसा में मनाया जाएगा। अगर बात करते हैं कोणार्क की, तो इसको हम लोग आपका किसके नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। यह मंदिर किसके नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर हमसे पूछे कि व्हाइट पैगोडा, ठीक है, ये व्हाइट पैगोडा ये किसको मंदिर को बोलते हैं? तो ये व्हाइट पैगोडा के भी देख लीजिएगा, ये भी उड़ीसा में ही है। और कौन सा? आपका जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, यानी जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, ये आपका किसके नाम से जाना जाता है? व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान 2018 के संगीत नाटक का पुरस्कार? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके 2018 का पूछ दिए गए, जरूरी नहीं आपको आए। यहाँ पे याद कर लीजिएगा, देखो एक वर्ड दे रहा है हजारिका। हजारिका अगर देखा जाए तो मूलतः यह के पूर्वोत्तर में असम राज्य में निवास करने वाले लोगों का समूह या उनका सरनेम होता है। जैसे आपने सुना भूपेन हजारिका, जिनको भारत रत्न में मिला हुआ है, तो यहाँ पर आपके हजारिका की बात हो रही है। यहाँ पर हजारिका असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा आपका होता है? सत्रिय होता है। इसके लिए आपको इनको क्या मिला है? आपका 2018 का संगीत नाटक पुरस्कार मिला है। बाकी कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक आप सबको पता है पूर्वोत्तर के डांस फॉर्म नहीं है। तो ये आज आपके पहली शिफ्ट के हमारे आपके 25 क्वेश्चन हुए। तो उम्मीद है अभी आपको ये क्लास अभी इतने समझ में आई होगी। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं आगे। तब तक के लिए धन्यवाद।